हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8वीं कक्षा के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर घर्षण के बारे में बात करेंगे। घर्षण होता क्या है? घर्षण दो तलों के बीच लगने वाला बल, एक मान लीजिए ये तल है, दूसरा ये तल है, दो तलों के बीच लगने वाला वो बल जो गति का विरोध करता है। पहले तल के ऊपर दूसरा तल गति करना चाहता है या गति करवाने की कोशिश करते हैं, तो इस गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण या घर्षण बल कहते हैं। जैसे धरती है, उसके ऊपर गेंद लुढ़कती हुई जा रही है, बॉल लुढ़कती हुई जा रही है, तो धरती के और बॉल के बीच में एक विरोधी बल होता है। वो विरोधी बल उस गेंद को रोक देता है, कुछ दूर जाकर गेंद रुक जाती है। वो गेंद घर्षण बल के कारण ही रुकती है। घर्षण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, अर्थात घर्षण को बढ़ाना या घर्षण को कम करने वाले कौन कौन से कारक हैं? पहला कारक है तल का प्रकार, कि तल किस प्रकार के हैं। जो पहला तल है और दूसरा तल है, वो चिकने तल है या खुरदुरे तल है। तल यदि चिकना होता है तो उस पर घर्षण कम होता है, और यदि ये दोनों तल, पहले वाला तल और उसके ऊपर जो दूसरा तल होता है, जो इसके ऊपर टिका हुआ है, जो गति करने की कोशिश कर रहा है, इन दोनों तलों के खुरदुरे या चिकनेपन पर घर्षण निर्भर करता है। यदि तल चिकने हैं तो घर्षण कम लगेगा, यदि तल खुरदुरे हैं तो घर्षण अधिक लगेगा, क्योंकि जो घर्षण है वो संपर्क में आने वाले दोनों पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। जो ये तल है, तल चाहे कितने भी चिकने हों, उन पर भी बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटी छोटी अनियमितताएं होती हैं। कहीं पर ऊपर की तरफ उभरे हुए कुछ कण होते हैं, कुछ धसे हुए गड्ढे होते हैं। बहुत चिकने तल पर हालांकि सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं, खुरदुरे तल पर ये अनियमितताएं ज़्यादा होती हैं। और घर्षण लगता क्यों है? ये अनियमितताएं एक दूसरे के संपर्क में जब आते हैं ये तल, तो इंटरलॉकिंग कर लेती हैं। इन इंटरलॉकिंग के कारण गति का विरोध होता है, इन इंटरलॉकिंग के कारण घर्षण लगता है। तो जो चिकने तल होते हैं उनमें इंटरलॉकिंग कम हो पाती है, घर्षण बल कम लगता है। और खुरदुरे तल होते हैं तो ये जो अनियमितताएं होती हैं, ये जो उभरे हुए या धसे हुए भाग हैं, ये ज़्यादा होते हैं, इंटरलॉकिंग मजबूत होती है, घर्षण बल ज़्यादा लगता है। तो घर्षण को प्रभावित करने वाला पहला कारक है तलों का प्रकार, कि जो दोनों तल हैं वो किस प्रकार के हैं, चिकने हैं या खुरदुरे हैं। दूसरा, सतहों का क्षेत्रफल, पहला तल और दूसरे तल का क्षेत्रफल पर भी घर्षण निर्भर करता है। क्षेत्रफल यदि ज़्यादा है तो घर्षण बल भी ज़्यादा लगेगा। क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगी, घर्षण बल ज़्यादा लगेगा। क्षेत्रफल कम है, इंटरलॉकिंग कम होगी, अंतःबंधन कम बनेगा और घर्षण बल भी कम लगेगा। तीसरा जो कारक है वो भार, पहले तल पर दूसरा तल का भार कितना है। भार ज़्यादा है, इंटरलॉकिंग मजबूत होगी, भार कम है तो इंटरलॉकिंग कम होगी। तो इंटरलॉकिंग जब ज़्यादा होती है, भारी वस्तुओं की इंटरलॉकिंग ज़्यादा होती है, तो घर्षण बल भी ज़्यादा लगता है। घर्षण हानिकारक होता है या लाभदायक होता है? घर्षण के कुछ हानियां भी होती हैं, कुछ लाभ भी होते हैं, इसलिए घर्षण को अनिवार्य हानिकारक माना जाता है। घर्षण हमारे लिए अनिवार्य भी है परंतु हानिकारक भी है। अनिवार्य क्यों है घर्षण? घर्षण के क्या लाभ हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब हम पेन से लिखते हैं या चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, वो घर्षण के कारण ही संभव है। घर्षण नहीं होगा तो पेन या चौक से लिखना संभव नहीं है। घर्षण के बिना हम चल भी नहीं सकते। यदि घर्षण नहीं होगा तो चलना असंभव हो जाएगा, हम फिसलेंगे, बार बार घर्षण कम होने के कारण फिसलेंगे और चलना संभव नहीं होगा। तो घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं, वस्तुओं को घर्षण के कारण ही पकड़ पाते हैं। ये पेन और उंगलियों के बीच घर्षण है जिसके कारण ये पेन पकड़ा जा रहा है। घर्षण नहीं होता तो पेन फिसल जाता और गिर जाता। तो वस्तुओं को हम पकड़ पाते हैं,
घर्षण के कारण ही। घर्षण के कारण ही गाड़ियों के पहिए चलते हैं। घर्षण नहीं होगा तो पहिए फिसल जाएंगे ज़मीन के ऊपर से, तो घर्षण के कारण ही पहिए चल पाते हैं। दीवार पर कील गार्ड ना हो, घर्षण के बिना संभव नहीं है। वाहन के जो ब्रेक लगते हैं वो भी घर्षण के कारण ही लगते हैं। घर्षण नहीं होगा तो वाहनों में ब्रेक नहीं लग पाएंगे। धागे में जो गांठ लगती है वो घर्षण के कारण ही। घर्षण नहीं होगा यदि धागे में तो वो गांठ नहीं लग पाएगी, धागा खुल जाएगा। माचिस की तिल्ली घर्षण के कारण ही जल पाती है। हाथों को रगड़कर हम सर्दियों में गर्मी का अनुभव करते हैं, वो घर्षण के कारण ही संभव हो पाता है। इसके अलावा भी घर्षण के अनेक लाभ हैं, आप मुझे कमेंट्स में आकर बताएंगे। क्या हानियां भी होती हैं घर्षण की? हाँ, घर्षण की हानियां भी होती हैं। सबसे बड़ी हानि घर्षण के कारण बहुत सारी ऊर्जा व्यर्थ होती है, ऊर्जा नष्ट होती है। दूसरा, घर्षण के कारण ही जो मशीनें हैं वो घिस जाती हैं, पेच बाल बेरिंग घिस जाते हैं, चप्पल जूते घिस जाते हैं, ये सब घर्षण के कारण ही होता है। क्या घर्षण बढ़ाया या कम किया जा सकता है? कई बार घर्षण को बढ़ाने की आवश्यकता होती है, तब हम घर्षण को बढ़ाते हैं। घर्षण को कैसे बढ़ाते हैं? जैसे टायर, जूते, इनमें घर्षण को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। इनके तल को खुरदुरा करके या तल को खांचेदार बनाकर हम घर्षण को बढ़ाते हैं, ताकि इनको, टायर और जूतों को फिसलने से रोका जा सके। खिलाड़ी जो कुश्ती और कबड्डी खेलते हैं, बीच बीच में आपने देखा होगा वो हाथों पर रेत लगाते हैं या पाउडर लगाते हैं, ताकि घर्षण बढ़ जाए और उनके हाथ फिसले ना। तो घर्षण को खिलाड़ी बढ़ाने के लिए रेत या पाउडर हाथों में लगाते हैं। कभी कभी घर्षण को कम करने की भी आवश्यकता होती है। जैसे कैरम बोर्ड खेलते हैं तो वो कैरम के बोर्ड के ऊपर हम पाउडर छिड़कते हैं ताकि घर्षण कम किया जा सके। मशीनें आदि होती हैं उनमें ग्रीस या तेल लगाते हैं ताकि घर्षण कम हो, ऊर्जा कम खर्च हो। इसके लिए मशीनों में ग्रीस या तेल लगाते हैं। मशीन के पुर्जों में तेल ग्रीस के अलावा यदि हैवी मशीनें हैं, भारी मशीनें हैं, तो वहाँ पर हम ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं घर्षण को कम करने के लिए। तेल, ग्रीस या ग्रेफाइट स्नेहक का काम करती हैं। स्नेहक वो चिकने पदार्थ होते हैं जो घर्षण को कम करते हैं, और जो स्नेहक होते हैं घर्षण को कम करने वाले पदार्थों को कहते हैं। पहिए घर्षण कम करते हैं। कभी कभी आपने भारी अटैची या सूटकेस देखे होंगे, उनके नीचे पहिए लगे होते हैं। वो रोलर या पहिए घर्षण को कम करने के लिए लगाए जाते हैं ताकि आसानी से उस सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर खींचकर धकेलकर लाया जा सके। यदि पहिए या रोलर नहीं लगे होंगे तो घर्षण ज़्यादा होगा और एक जगह से दूसरी जगह पर सरकाना या मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में घर्षण ज़्यादा लगेगा। मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए बॉल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। बॉल बेयरिंग इस तरह के से होते हैं, इनके बीच में इस तरह किसी स्फेयर होते हैं, और ये जो बॉल बेयरिंग है ये घर्षण को कम करने का काम करती हैं। घर्षण, तरल घर्षण और वायु घर्षण क्या होता है? वायु में से कोई वस्तु गति करती है तो वायु घर्षण उसके कारण पैदा होता है। वायु में गति करने, जैसे वायुयान है या पक्षी है, वायु में गति करते हैं तो वायु के कारण घर्षण उत्पन्न होता है, उसे हम वायु घर्षण कहते हैं। जबकि द्रव पदार्थों में गति करने वाली वस्तुएं, पानी के जहाज हैं या मछलियां हैं, ये द्रव पदार्थों में गति करती हैं। इनके ऊपर जो बल लगता है, विरोधी बल लगता है, इसको हम तरल घर्षण कहते हैं। घर्षण बल वस्तु की आकृति या तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। वस्तु जो वायु में या द्रव पदार्थों में गति कर रही है उसकी विशेष प्रकार की आकृति बनाई जाती है ताकि घर्षण कम लगे। आपने देखा होगा वायुयान हवा में गति करता है, पानी के अंदर मछली या पानी के जहाज गति करते हैं, उनकी आकृति विशेष प्रकार की, आगे से नैरो बनाई जाती है, पतली बनाई जाती है, बीच में से वाइड चौड़ी होती है, पीछे से फिर नैरो भीड़ी होती है, पतली होती है। ये घर्षण कम करने के लिए, वायु घर्षण या तरल घर्षण को कम करने के लिए ये विशेष प्रकार की आकृति बनाई जाती है।
वायु में गति करने वाले वायुयान या पक्षियों की भी आकृति घर्षण कम करने के लिए ही कम होती है। घर्षण दो और विशेष प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थैतिक घर्षण, दूसरा लोटनिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण विराम अवस्था से गति करने के लिए जो विरोधी बल है, कोई वस्तु विराम अवस्था में है, उससे उसको गति देने के लिए एक विरोधी बल उत्पन्न होता है, उसको स्थैतिक घर्षण, स्थिति के कारण जो घर्षण होता है। लोटनिक घर्षण, कोई वस्तु घूमते हुए, पलटते हुए, रोटेट कर रही है, वो रोटेट करते हुए या पलटते हुए जो घर्षण उत्पन्न होता है उसे हम लोटनिक, जैसे बॉल लुढ़क रही है तो बॉल के अंदर, बॉल के ऊपर जो बल लग रहा है वो लोटनिक घर्षण लग रहा है। इसी तरह से पेन को हम इस तरह से पलट रहे हैं, पेन को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो इसके ऊपर भी लोटनिक घर्षण लग रहा है। तो ये था घर्षण। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर दबा देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।